हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज आपको क्लास 10th का फिजिक्स में लाइट पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग के समझ में आ जाए तो चैलेंज के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। कल पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे प्रकाश का प्रवर्तन में। कल का जो क्लास था आप लोगों का, कल का क्लास में खाली डिफिनेशन था, समझना था। और आज का जो क्लास है जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, आज का क्लास आपको समझने वाली बात है। ध्यान से समझिएगा, फिगर आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम लिख देते हैं। आपको चैप्टर के नाम है प्रकाश में प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन हम किसे कहते हैं। डिफिनेशन आपको बता दिया गया है। इससे उसका एक बार हम रिपीट करके और आगे फिर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन कहता है, तुम्हें लोग सारे बच्चा बताओ प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं। बोलो सारे बच्चा एक बार में। जब कोई प्रकाश सही बात है। यानी प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह या माध्यम पर पड़ता है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, तो उस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन, है ना। इस बात को पिछले क्लास में बता दिया गया है। अब आगे समझते हैं। जो प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा होता है आपतित किरण। आपतित किरण है ना। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, है ना। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गया। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होता है। अब चलिए आगे समझना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, इस पर समझना। इधर आइएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए कल हम बताए होंगे दर्पण के बारे में। किसमें? दर्पण। दर्पण तो ऐसे प्रारंभ में 2 प्रकार के होता है, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है ना। तो ये जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसके समझने के लिए आपको एक हम दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? दर्पण लेते हैं। यानी इस प्रकार से एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा, ये क्या होगा? अभिलंब। समतल दर्पण, इसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण आहे। आपतन कोण जैसे आई से परावर्तन कोण जैसे ये परावर्तित किरण आई आपतित। ठीक है, ये क्या होता है? आपतित किरण। चलिए ध्यान से समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बोर्ड पर हम लिखे हैं। इसको समझने से पहले आप लोग इस प्रकार से आइएगा। यदि एक हम समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, यदि एक हम क्या लेते हैं? समतल दर्पण लेते हैं। इसमें देखिए फिगर पा रहे हैं। तो एक होता आपतित किरण। क्या लिखा गया है? आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहते हैं? आपतित किरण के डिफिनेशन कहता है कि जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग तुरंत अभी हम पूछेंगे।
आपतित किरण किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ता है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए प्रकाश किरण ये क्या हो रहा है, दर्पण है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये जो तीर चिन्ह जो होता है इंडिकेट करता है, दिशा इंडिकेट करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका मतलब है कि पश्चिम से पूरब की ओर ये जा रहा है। ऐसे देंगे इसका मतलब है कि पूरब से ये पश्चिम की ओर जा रहा है ना। ऐसे करेंगे हम नीचे से ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो आपतित किरण के डिफिनेशन बताएं कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ता है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और एक होता है परावर्तित किरण, क्या लिखा गया है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। तो परावर्तित किरण के डिफिनेशन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब एक होता है आपतन बिंदु, यहाँ देख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु के डिफिनेशन कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और एक होता है अभिलंब, ये जो देख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब के डिफिनेशन कहता है कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच के जो कोण बनता है इस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे सूचित किससे करते हैं? आई से करते हैं। जिसे सूचित किससे करते हैं? आई से करते हैं। तो फिर से समझना है आपतन कोण के डिफिनेशन। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सबको रिपीट कर देते हैं और आप लोग से हम पूछेंगे। सबसे पहला है आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ता है तो किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। एक होता है आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु के डिफिनेशन कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। एक होता है अभिलंब। तो अभिलंब के डिफिनेशन कहता है कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। एक होता है परावर्तित किरण। इसका डिफिनेशन कहता है कि आपतित किरण जब कोई प्रकाश के किरणें, जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से ऐसे आया और ऐसे क्या हो गया? चल गया। ठीक है। एक होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण के डिफिनेशन बताएं कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जो लिखा गया है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण है जिसे सूचित हम किससे करते हैं? आर से करते हैं। यानी कहने का मतलब है, यानी आपतित किरण जितना डिग्री के कोण पर, आपतित किरण जितना डिग्री के कोण पर ये किसी सतह पर पड़ता है उतना ही डिग्री के कोण पर क्या करता है? रिटर्न करता है ना। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो कितना डिग्री के कोण पर परावर्तित होगा? 20, 30, 40 जितना होगा अपना ऑप्शन दे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना होगा? 30 होगा। यानी जितना पर आपतित होगा उतना ही पर क्या होगा? परावर्तित होगा। लेकिन जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ता है तो यानी कितना डिग्री के कोण पर परावर्तित होगा? तो 0 होगा। कितना डिग्री के कोण पर परावर्तित होगा? 0 होगा। चलिए अब आप लोग हमको समझाइए, अगर नहीं फिर तो हम समझावे करेंगे। यदि जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ता है,
जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है, तो जीरो यानी ऐसे आवेगा, तो ऐसे तो लौट जाएगा ही ना, 90 डिग्री पहले लौटेगा ना, तो जीरो का है कह रहा है तो 90 कहता ना, ऐसे सामने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर आ रहा है तो इसको 90 ना कहना चाहिए, तो जीरो का है कह रहा है। काहे तो किरण दाएं या बाएं जाता तब अभी डिग्री कौन बनता। हाँ, धीरज पांडे समझ रहा है, यानी कौन हम कोण का मतलब क्या होता है कि कहूँ झुका, एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता है और उससे जो झुकाव होता है तब ना कौन बनेगा। अब एकरे पे मान ई रेखा पर आया, एकरे पर ई मतलब रिटर्न, तो कौन यहाँ तक बन ही नहीं रहा, कौन बन रहा तन समान इधर होके या इधर हो जाता ना, हम कौन बनता है ना। इसीलिए कहते हैं, यानी याद रखना ये VVI क्वेश्चन, VVI कि जब कोई प्रकाश के किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ता है तो कितना डिग्री के कोण पर परावर्तित होगा, तो आंसर मारना है 0 डिग्री, आंसर मारना है 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो लिखे हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी I बराबर क्या होता है R होता है ना, आपतन कोण है, अब परावर्तन कोण है, I बराबर क्या होता है R होता है। दूसरा लिखे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, देखो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में नहीं, एक ही तल में है, कोई दूसरा तल में तो ऐसा है नहीं, सब एक ही तल में है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको याद रखना। आगे इसको यानी हम सिद्ध करेंगे R बराबर 2F, तो इसमें हमको क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो बच्चा को दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, चलिए यहाँ समझना है ये। अब आगे दर्पण में समझना है। दर्पण में एक होता है गोलीय दर्पण, क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के डिफिनेशन हम बताए होंगे पिछले क्लास में, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उस दर्पण को हम क्या कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के अंदर जैसे कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है, बिल्कुल गोल है, तो ब्रह्मांड में बहुत सारे चीज समाहित है, जितना सब ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो उसी प्रकार से गोलीय जो दर्पण होता है उसमें कुछ पार्ट होते हैं, कुछ उसमें पॉइंट होते हैं, जैसे क्या हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया, वो सब आपको समझना है। यानी आपको यहाँ देखिए फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी साइंस रहे, साइंस में आपको याद करने से, रटने से कोई टॉपिक याद नहीं होता। आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िएगा कि कहाँ से कौन पॉइंट क्या किसको हम कहते हैं, तब आपका माइंड में बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे आपको रटिएगा तो रटने में 2-3 दिन में याद हो जाएगा जरूर, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। तो चलिए गोलीय दर्पण सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। तो कल हम बताए होंगे कि एक अवतल दर्पण होता है, क्या होता है जी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के डिफिनेशन कहता है कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यही गोल है, इसको हम बाहर से रंग देते अवतल हो गया, और अंदर से इसको हम रंग देंगे उसको क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, है ना। इसमें देखना है कुछ पॉइंट होता है। सबसे पहले आपको समझना है, हम लिख देते हैं, पहले सबसे पहला पॉइंट ध्रुव होता है, ठीक है। दूसरा आपको होता है प्रधान अक्षीय मुक्त ना, पहला ध्रुव दे दिए, पहला ध्रुव हो गया, फिर हो गया फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। तीसरा होता है वक्रता, वक्ता केंद्र, है ना। तीसरा होता है वक्ता केंद्र होता है, कोई आगे पीछे नहीं। को चौथा क्या होता है, फोकस, तुम हमारे हाथ में दूरी, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष या कौची मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट होता है, इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ध्रुव लिखे, क्या लिखे हैं, ध्रुव लिखे हैं। तो ध्रुव के डिफिनेशन कहता है कि गोलीय दर्पण के परिधि पर, गोलीय दर्पण के परिधि पर मध्य में स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के परिधि पर मध्य में स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, यही गोलीय दर्पण है। परिधि आप लोग पढ़ा है ना, आपको सर्किल पढ़ाए होंगे, वृत्त,
परिधि किसको कहते हैं? तो वृत्त के डिफिनेशन कहता है किसी समतल सतह पर किसी निश्चित बिंदु से नियत दूरी लेकर घुलाने के बाद जितना ये क्षेत्र घेरता है इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहते हैं। और चारों जो रेखा जो घिरा इस रेखा को लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। रेखा की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि। उसी प्रकार से गोलीय दर्पण के परिधि पर मध्य में जो बिंदु स्थित होगा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको सूचित हम किससे करते हैं? इसे। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव किसको कहते हैं? आंसर बोले गोलीय दर्पण के परिधि में स्थित बिंदु में स्थित बिंदु को गोलीय ध्रुव दर्पण कहते हैं, जिसको सूचित किससे करते हैं? इसे। तुम लोग बताओ, यानी ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परिधि में मध्य में स्थित बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के परिधि में स्थित बिंदु मध्य में स्थित बिंदु को ध्रुव कहते यानी हैं। ध्रुव कहते हैं ना। ये ध्रुव आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? एक होता है वक्रता केंद्र। एक क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के डिफिनेशन कहता है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित करते हैं। जिसे सूचित किससे करते हैं? सी से। केंद्र में क्या होता है? सेंटर। जिधर की ओर वक्रीय भाग रहेगा। समझ में आ रहा? यदि उत्तल दर्पण हम पा रहे हैं तो यहाँ ध्यान देना है कि कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ये आई है जो कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। दर्पण है। जिधर की ओर वक्रीय रहता उधर ही ना सेंटर बनेगा, केंद्र बनेगा। तो उत्तर रहेगा तो इधर बनेगा, अवतल रहेगा तो इधर बनेगा। यानी वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिससे सूचित किससे करते हैं? सी से करते हैं। अब तीसरा होता है प्रधान अक्ष या मुख। प्रधान अक्ष या मुखअक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुखअक्ष किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुखअक्ष कहते हैं, जिसको x और x डैश से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष या मुखअक्ष किसको कहेंगे? इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह सरल रेखा। प्रधान अक्ष या मुखअक्ष किसको कहते हैं? सरल रेखा जो वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर गुजरता है। क्या करता है? गुजरता है। यानी वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर क्या करता है? गुजरता है। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष मुखअक्ष। यहाँ पर यह फिगर पा रहे हैं, इसमें तो हमें सब समझना कि कौन प्रधान अक्ष बन रहा है, कौन मुख्य अक्ष बन रहा है। जो हम बोल रहे हैं ना, ये बोलिया याद नहीं होगा, लेकिन ये बात यदि दिमाग में बैठा लेगा ना तो आपको यानी सब दिन याद रहेगा कि यहाँ पर ध्रुव बन रहा है, यहाँ पर वक्रता केंद्र बन रहा है, यहाँ ध्रुव बन रहा है। दिमाग में बैठा रहे ऑटोमेटिक डिफिनेशन बन जाएगा कि गोलीय दर्पण के परिधि पर मध्य में स्थित बिंदु का हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ दिमाग में रहेगा बैठल कि यहाँ सेंटर में होता है, केंद्र होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं। ऑटोमेटिक आपको यहाँ डिफिनेशन बन जाएगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे सी से सूचित करते हैं। एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है, तो यह एक प्रकार की रेखा है। क्या है? एक प्रकार की रेखा है। इसलिए हम बोलेंगे कि वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर क्या करता है? गुजरता है। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट होता है वक्रता फोकस बिंदु। चलिए फोकस बिंदु बताते हैं। तब फोकस बिंदु के डिफिनेशन कहता है, बाबू थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, कि जब कोई प्रकाश के किरणें, जब कोई प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, जब कोई प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर पड़ता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर चलकर ये दर्पण पर क्या पड़ता है, जहाँ से रिफ्लेक्स होकर यानी परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर ही गुजरेगा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। जिसको हम सूचित किससे करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। ऐसे प्रकाश दिया और ऐसे प्रकाश लौट गया। इनसे आपको समझना है। आपको पूछेंगे स्टूडेंट अभी कि फोकस बिंदु किसको कहते हैं? आंसर करना, जब कोई प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर पड़ता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं।
जिससे हम सूचित किससे करते हैं? एफ से। एफ से। कौन एफ से? बड़की एफ। कौन एफ से? बड़की एफ से। अब होता है एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी। तब फोकस दूरी की डिफिनेशन कहता है फोकस दूरी यानी यहाँ से यहाँ के जो बीच के दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो हम कहेंगे यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। पहले फोकस बोले कोई की इच्छा नहीं सर, पहले हम ध्रुव बोलेंगे तो बोल सकते हैं यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम छोटी एफ किससे करते हैं? स्मॉल एफ यानी स्मॉल एफ। ठीक है। एक होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के डिफिनेशन कहता है बाबू यानी गोलीय दर्पण के केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे सूचित किससे करते हैं? आर से। जिसे सूचित किससे करते हैं? आर से। यानी गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे सूचित आर से हम करते हैं। समझ में आ रहा? अब इसमें देखना है, इसमें बहुत पूछता है आपको, इसमें दो बात आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगना होता है। फोकस दूरी के दुगना होता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है, तो आंसर में क्या मानना है? दुगना मानना है। यदि क्वेश्चन पलट के पूछ देगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, तब जवाब आपको क्या देना है? आधा देना है। यानी गोलीय दर्पण के देखो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ बन रहा है, अब वक्रता त्रिज्या यहाँ से कहाँ? यहाँ तक रहा है ना। यानी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या को आधा नहीं है, अब वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के क्या है ना। इसीलिए सूत्र होता है R बराबर कौची 2 या F बराबर R/2 होता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो ये दोनों संबंध होता है, कोई भी बोल सकता है ना। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो आंसर बोलना R बराबर 2F या F बराबर R/2। ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस प्रकार का ऑप्शन है। अगर ये दोनों रहेगा तो दोनों मार देना, कोई एक रहेगा तो एक मार देना। इसको अभी तुरंत हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध करें कि R बराबर 2F या सिद्ध करें कि F बराबर R/2 है ना। या फिर आपको पूछेगा इस प्रकार से, क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछेगा हम सभी प्रकार से आपको हम बोल के बता रहे हैं कैसे पूछेगा। आपको पूछेगा कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F, या दूसरी पूछेगा गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, या तो फिर पूछेगा कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या करें? संबंध स्थापित करें। तो यही चीजें नहीं बताना। समझ में आ रहा? अब चलते हैं, देखते हैं आप लोग के यानी मेमोरी पावर कितना कैच करता है। थोड़ा सा आप लोग से पूछते हैं, यहाँ जवाब दीजिएगा। यहाँ जितना भी डिफरेंस बता दिए। सबसे पहले जवाब देगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव हम किसको कहते हैं? बोलो। गोलीय दर्पण के परिधि में के मध्य में स्थित बिंदु सारे बच्चा बोलेगा, कोई भी एगो नहीं बोलेगा उसको मारेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के परिधि मध्य में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? जिसे सूचित किससे करते हैं? फोकस बिंदु किसको कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परिवर्तन के जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे सूचित करते हैं। एक होता फोकस दूरी होता है, तब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की फोकस दूरी कहते हैं। एक होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की क्या याद हुआ? पूछें जवाब देगा? यस सर। तो बताओ वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना समझाते हैं तो कम से कम इतना देख के भी तुम लोग बता सकता है इसका दूरी हो रहा है, वक्रता त्रिज्या बन रहा है, कैसे काम चलेगा। तो चलिए आगे आपको समझना है। ध्यान देगा सारे बच्चा, यानी आपको यानी गोलीय आवाज नहीं करेगा, सारे पर्सन यहाँ ध्यान देगा। गोलीय दर्पण में 4-5 को जो भी पॉइंट था आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में।
कल आपको हम बताए थे कि प्रतिबिंब हम किसको कहते हैं, किसी भी बिंदु बीम से आगे प्रकाश के किरणें, बोलो तुम लोग, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सही है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के, यानी काल्पनिक और वास्तविक। लेकिन उसमें फिगर पार के हम नहीं बताए थे कि कहाँ कौन प्रतिबिंब बनता है। आज आपको समझना है। यानी जो गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अभी देखना है, दोनों दर्पण में भिन्न भिन्न स्थान पर वस्तु रख कर भिन्न भिन्न यानी प्रतिबिंब बनाया जाता है। यानी उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थान पर वस्तु को रखकर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाया जाता है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि यदि दर्पण अवतल रहे, यदि दर्पण अवतल रहे तो उसमें प्रतिबिंब 6 गो बने। कितने बनेगा? 6 गो। और यदि प्रतिबिंब उत्तल रहता है तो प्रतिबिंब के गो बनता है? 2 गो बनता है। अब समझना है कि सबसे पहले अवतल दर्पण हम क्लियर करते हैं कि अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखाता है वस्तु और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये 6 प्रतिबिंब याद करने के लिए मात्र एक हम आप लोग कॉन्सेप्ट याद करवाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के आपको दिमाग में मात्र एक ही को रखना है। एक को यदि याद रहेगा तो 6 ऑटोमेटिक तुम लोग बना सकते हो। अगर एक को याद नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी यानी याद नहीं रहेगा। उसके लिए आपको एक हम कहानी बताते हैं छोटा मोटा। तुम लोग दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा में देखा है कुश्ती होता है। कुश्ती देखा है, कुश्ती जो पहलवान लड़ता है, तब कुश्ती काम क्या करता है, उसमें 2 पर्सन होते हैं, है ना। 2 गो पहलवान होता है, एक पहलवान इधर होता है, एक पहलवान इधर, मैंने एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होते हैं। और दोनों पहलवान क्या होता है, इधर से एक डेगा आता है, कहता है कि हम एक डेगे, तो हम कम थोड़ी है, इधर से 2 डेगा आता है तो कहा है कि हम 2 डेगे वो, और उसे भिड़िया मार कर थाली चस का मार के दोनों क्या होता है, लड़ जाता है, पटका पटकी करने लगता है। जो बरियार है वो क्या करता है, जीतता है। तो उसी प्रकार से ये दर्पण होता है। दर्पण में आपको याद रखना है, इसमें 6 जगह प्रतिबिंब रखना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है जी, सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ लिखते हैं अवतल। दर्पण में भिन्न भिन्न दूरी पर, भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। भिन्न भिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। तो सबसे पहला रखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर, यहाँ ध्यान देगा, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर, यही पॉइंट खाली आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस। ये बात खाली आपको याद रखना है, एकदम लास्ट वाला, कि जब वस्तु अनंत पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। फोकस पर कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब इसका फिगर देखना है, यानी किस दर्पण के लिए हम बता रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण पार लेते हैं बाबू, ऐसे, ठीक है। प्रधान अछिया मुखा है, यहाँ ध्यान देगा। ये क्या पार है? प्रधान अछिया। तो एक से डैश से सूचित करते हैं। यहाँ क्या होता है? P ध्रुव, और यहाँ क्या होता है? C होता है। यहाँ क्या होता है? C होता है। तो पहला वस्तु को हम कहाँ रखें? अनंत पर। तो अनंत के मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, माने कि इधर के हम देख रहे हैं तो कहाँ तक हमारे नजर जा रहा है जो कोठी, उसको हम क्या कहेंगे? अनंत। तो दर्पण यहाँ रखा गया है, इधर से कलाई किया हुआ, तो यानी प्रतिबिंब इधर से प्रकाश मारेंगे तब ना बनेगा। अब इधर से पेंटवा देने से प्रकाश मारेंगे तो कोई प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो इधर से हम प्रकाश यहाँ से अनंत से ले जा रहे हैं। कहाँ से ले जा रहे हैं? ये अनंत से। कहाँ से? इधर कहूँ, और इसको हम ठहराव नहीं दिए हैं। ठहराव दिए हैं नहीं, इधर कहाँ सारा कोई लिमिटेशन नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनंत। और एक बात और याद रखना कि जब कोई प्रकाश के किरणें, जब कोई प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर यदि दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद लौटता है तो कहाँ से लौटेगा? F से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? F से। तो यहाँ से ऐसे ये दर्पण पर पड़ा, यहाँ से लौट गया। यहाँ कहाँ लौट गया? इसी को हम क्या कहते हैं? F से।
इधर से भी ऐसे मारेंगे तो यहाँ से कैसे लौट जाएगा? एक से लौट गया, एक से लौट गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे चल गया। तो यह प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। यानी याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पूछ देगा परीक्षा में कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके क्रिया का किरण आरेख खींचे। पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके क्रिया का किरण आरेख खींचे। तो इस प्रकार से किरण आरेख खींच देना है, इसमें थोड़ा सा भाषा में और लिख देना है कि जिससे एग्जामिनर खुश रहे। यहाँ लिखना है आंसर में इसको पढ़ने के बाद कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर, बीम के ही ओर, यानी कि जिधर वस्तु रखा हुआ है बीम के ही ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है? छोटा। छोटा होता है। पहला पॉइंट सारे पर्सन को याद हो गया कि जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस। फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक से उल्टा, वास्तविक से अब छोटा। दूसरा टर्म चलते हैं। दूसरा कहता है कि आप जैसे हम मानते हैं अनंत, अब यदि अनंत से अब इधर की ओर बढ़ेंगे तो वस्तु कहाँ आ जाएगा? बक्ता के, यानी बक्ता के अंदर आ जाएगा? नहीं। अब जहानाबाद से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम बंधे हो जाएंगे। जहानाबाद से हम चलेंगे तो पहले काको ठहराव है, वो मेन स्टॉपेज है, तो काको रुकेंगे, वहाँ से पैसेंजर उतारेंगे, पैसेंजर चढ़ाएंगे, उसके बाद चलेंगे। तो यदि अब यहाँ अनंत से चलना प्रारंभ करता है इधर की ओर तो ये दूसरा पॉइंट में आता है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब वस्तु अनंत और कौन सी वक्ता केंद्र के बीच में, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो तो अब यहाँ देखो पहले फिगर समझ लेगा। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया कौची इधर अनंत। अनंत और वक्ता के बीच यहाँ हम वस्तु रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यहाँ वस्तु रखते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रकाश ऐसे मारेंगे, ठीक है, लौटेगा कहाँ से? लौटेगा एक से लौटेगा, ठीक है। दूसरा प्रकाश कहाँ से मारेंगे? वक्ता केंद्र से मारेंगे। कहाँ से मारेंगे? वक्ता केंद्र से मारेंगे तो ये वक्ता केंद्र पर क्या होता है? लौट आता है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब प्रतिबिंब यहाँ बनता है। यदि आपको परीक्षा में पूछ दे कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दिमाग में आपको बैठाना है कि सर जी हमको एक पॉइंट याद करने के लिए बोले हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और उसके बाद एकक डेग आगे यहाँ समानांतर बोर्ड पर दिमाग वहाँ ले जाए। जिस समय परीक्षा में आएगा ना, कहना किस पर एक कंडीशन बताए थे, अनंत से इधर चले थे, उसके बाद एक डेग आगे इधर की ओर बढ़ेंगे पूरब की ओर, तो कहाँ जाएगा? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। अब इधर से जब इधर से एक डेग इधर आवेगा तो पहले फोकस पर बना था, तब फोकस से एक डेग इधर आवेगा तब फोकस और सी के बीच, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के क्या बनेगा? बीच बनेगा। प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। यानी लिखना है कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर, उसका प्रतिबिंब बीम के ही ओर, बीम के ही ओर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है? छोटा। समझ में आ रहा है? तीसरा नंबर की बात की जाए तो तीसरा नंबर है, अब यहाँ से एक डेग आगे बढ़ेगा बाबू तब कहाँ पहुँच जाएगा? वक्ता केंद्र पहुँच जाएगा। तो चलते हैं तीसरा करता कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, तुम लोग खुद इसको बताना है, ठीक है। फिर क्या हो गया P, ये क्या हो गया F, ये क्या हो गया C। वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र। चलिए वक्ता केंद्र पर धर देते हैं, यहाँ से ऐसे मारेंगे, लौटेगा कैसे जी? लौटेगा ऐसे, आई कैसे?
ऐसे किया, अब ऐसे लौटेगा। और दूसरा इसको मारेंगे फोकस से, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब कोई प्रकाश के किरणें मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो एफ से लौटता है, और दूसरा प्रकाश अगर एफ से मारेंगे तो समांतर भागेगा, नहीं भागेगा? तो ये समांतर भागेगा, ऐसे करके समांतर भागेगा। फिगर इस अथी से बनाना पड़ता है, तो ऐसे ही यहाँ सही ढंग से नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ सामने बक्ते केंद्र के सामने कटेगा। आपको दिमाग में रखना, यहाँ पर क्लियर फिगर नहीं बनेगा जी, ठीक है। तो नहीं कहना कि सर जी आप बताते हैं ऐसे फिगर छोटा बड़ा बनता है ना। तो अब यहाँ लिखना है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब बना इस प्रकार से। और तुम लोग इसका जो हम भाषा में लिखने के लिए बोले हैं, तुम लोग बताओ कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तु के बराबर, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर, यानी दोनों तो बराबर एकदम मिल न गया। जितना बड़ा ही रहा उतना ही बड़ा ही बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनेगा? यानी लिखना है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब बिंब के ही ओर वक्ता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक को दिक्कत? अब एक में सब खाली समझा देते हैं। अब यहाँ से एक डेग आगे बढ़ेगा, यहाँ से क्या बढ़ेगा? एक डेग आगे। तो एक डेग आगे बढ़ेगा तो कहाँ वस्तु रखाएगा? यानी वक्ता केंद्र और एक वक्ता केंद्र, यहाँ वस्तु हम धर दिए। कहाँ वस्तु धर दिए? यहाँ धर दिए। अब यहाँ धरने के प्रकाश यहाँ कैसे हमारे से एक होती है, एक से चल जाएगा। कहाँ से चल जाएगा? वो ऐसे ही एक से चल गए, इधर की ओर भाग गया, है ना। और दूसरा प्रकाश हम कहाँ से मारेंगे? दूसरा प्रकाश हम मारते हैं वक्ता केंद्र। कहाँ से मारते हैं? मेन पॉइंट इसी में था जी। तो दूसरा प्रकाश हम वक्ता केंद्र से ऐसे मारते हैं, ऐसे करके ये आगे से वक्ता केंद्र में से क्या होता है? लौट आता है, ठीक है। लौट जाके कहाँ क्या होता है? कट जाता है। तब कहें कि जब वस्तु वक्ता केंद्र और एक के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बिंब के ही ओर, यानी कहाँ बनेगा? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? बराबर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है। अब यानी क्या हो गया? अगला पॉइंट चौथा पॉइंट बन गया। अब पांचवा पॉइंट में वस्तु कहाँ आ जाएगा? एक पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? एक पर आ जाएगा। जब एक पर आएगा तो यहाँ वस्तु धरेंगे। कहाँ धर देंगे? यहाँ हम वस्तु धरेंगे, एक पर आएगा। चलिए नीचे पांचवा पार देते हैं। पांचवा ये क्या हो गया? एक। ये क्या हो गया? सी। सब जना यहाँ धरे, यहाँ धरे और यहाँ से ऐसे हो जा रहा प्रकाश, ऐसे ही आया तो लौटेगा कहाँ से बाबू? एफे से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? एफे से। और दूसरा इसको हम वक्ता केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? ये वक्ता केंद्र पर लौटेगा, ढेर दूर पर ऐसे जाके अनंत पर कटेगा नहीं, भी जा ही रहा है आगे, है ना। तो कहेंगे कि जब वस्तु यानी फोकस पर, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब बिंब के ही ओर, यानी कौन चीज? अनंत पर। कहाँ पड़ी? अनंत पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होते हैं? बहुत बड़ा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनते हैं। अब छठा में क्या हो जाएगा? वस्तु कहाँ रखाएगा? एक और ध्रुव के बीच। यहाँ तो पहुँच ही गया ना वस्तु। तो अब इधर आगे की ओर बढ़ेगा तब यहाँ रखा है। कहाँ रखाएगा? यहाँ रखाएगा। तो यहाँ से ऐसे हम खड़ा करें तो वस्तु हुआ। क्या हुआ? वस्तु हुआ। छठा हो गया। एक है, एक सी है। वस्तु कहाँ रखा है? एक और ध्रुव के बीच, यानी यहाँ रखा है वस्तु, ठीक है। सारे बच्चा को समझ में आ रहा है जी? तब यहाँ रखे तो प्रकाशवा को यहाँ से ऐसे मारेंगे ऐसे, तो लौटेगा कहाँ से? एक से। यानी कहाँ से लौटेगा? हम दिमाग में बैठा लेना है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा वस्तु हम कहाँ रखें? वस्तु हम कहाँ रखें? यदि दर्पण से परावर्तन कहाँ से लौटेगा? यानी फोकस यहाँ से परावर्तित हो लौट यहाँ से आएगा।
कहाँ से लौट रहा है, ऐसे चल गया। दूसरा हम वक्ता केंद्र से मारे, कहाँ से मारेंगे, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र से ये क्या होता है, लौट जाता है। लेकिन प्रतीत जानता है किधर होता है, किधर से होता है, दर्पण के दूसरे ओर से ये आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, दर्पण के दूसरे ओर से, यानी काल्पनिक सीधा वस्तु से क्या बनता है, बड़ा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब आपको क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा सा हम पूछते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर। पहला में कहाँ रखते हैं, अनंत। दूसरा में अनंत और अनंत से अगर फोकस आ जाएगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। तीसरा में कहाँ रखेंगे, वक्ता केंद्र पर। चौथा में कहाँ रखेंगे, वक्ता फोकस केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा में कहाँ रखेंगे, फोकस दूर। छठा में कहाँ रखेंगे, ध्रुव के बीच, है ना। यानी अवतल दर्पण में एक जो प्रतिबिंब, अब यहाँ ध्यान, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पूछ लेते हैं, कहेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला क्वेश्चन कि यह पूछेगा कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब किस ओर बनता है, दर्पण के दूसरे ओर, दर्पण के दूसरे ओर। या बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ खाली कॉन्सेप्ट आपको समझना, कहाँ कहाँ वस्तु रखें तो कैसे कैसे, यानी इसका फिगर बना। अब जैसे जैसे पूछेगा और उससे उससे हमको क्या करना है, बता देना है, और टॉप 10 में क्या करना है, आ जाना। कोई दिक्कत, यानी आपको जितना आज के क्लास चला इसमें कोई भी पसंद, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास रुक तो पंडित जी। कल कौन है, शनिवार है, पंडित जी। कल ऐसे आपको हम हिंदी के क्लास लगा